गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रातें कयामत का इंतजार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्ववार्ता टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ये तो किसी से नहीं छुपा। लेकिन अगर कमी है तो उत्तर प्रदेश में उसे एक मंच देने की, प्रतिभाओं को निखारने की और प्रतिभाओं को सही जगह पर लगाने की। आपके सामने भी हम एक ऐसी प्रतिभा को लेकर पेश हो गए हैं। नाम है सिमरन भारती और खेलती हैं नेशनल लेवल पर सॉफ्ट टेनिस प्लेयर। और ये उनसे रूबरू कराते हैं, उनकी जीवन की एक कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, आपने बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाके अपने खेल का प्रदर्शन किया है, अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। तो आज की स्थिति में क्या आपका जो दैनिक दिनचर्या है या फिर जो भी आपकी स्टडीज़ वगैरह है वो सब क्या चल रही है? अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है लॉकडाउन का कि 7 महीने से कुछ भी मतलब सब कुछ ही बंद है। कॉलेज, स्टेडियम, सभी कुछ, तो प्रैक्टिस भी बंद है, सब कुछ। ना कहीं जॉब है, कुछ भी नहीं है। तो उसी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मतलब ना कि सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम्स, और भी काफ़ी लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं तो 4 साल से 4 साल से लगी हुई, कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ मतलब मदद मिले किसी से। तो अभी जब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आने के बाद भी नहीं कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर तब मैंने ये कदम उठाया कि मैं सोची कि अपना मतलब खुद का स्टैंड लेना चाहिए। जी बिल्कुल, भगवान भी कहते हैं कि जो खुद की मदद करता है हम उसी की मदद करते हैं। लेकिन जैसा आपने मुझे बताया और जैसा सब जानते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिल चुका है, जो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। लेकिन उसके बाद से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए या फिर वैसी ही ज़िंदगी रही? उस अवार्ड मिला, जब पता चला कि हाँ अवार्ड मिल रहा है, पहले तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि अवार्ड मिलने वाला है। जब फिर अवार्ड मिला उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, क्योंकि अवार्ड के साथ में कैश प्राइज़ भी हमें मिला 3,11,000 का। तो उससे चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर उसके बाद चलते चलते फिर प्रैक्टिस भी अच्छी होने लगी कि हाँ अब और मतलब अच्छा खेलना है। एक मतलब हौसला मिला कि हाँ इससे अब एक ये अवार्ड मिला है तो और बड़ा अवार्ड अचीव करना है, और भी बड़ा अवार्ड अचीव करना है। तो उसके बाद और मेहनत करना शुरू किया कि हाँ और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद फिर जब बाहर जाने का मौका मिला कि हाँ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, तो वहाँ पे वही फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से फिर नहीं जा पाए। तो फिर मतलब किस तरीके की फाइनेंशियल कंडीशन आ गई होगी बीच में? यही कि जैसे कि पैसों की कमी से हमारे जो सेक्रेटरी हैं अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस टीम के, यूपी टीम के दीपक सर, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और हर चीज़ में। बट वो मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, हमें सब कुछ करते हैं, बट वो भी मतलब इतना हमें नहीं कर सकते। मतलब हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो वो नहीं कर सकते ना, हम हर प्लेयर को खुद से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मेरे फादर भी एक LIC एजेंट थे और हम तीनों मतलब मैं, मेरी भाई और मेरी बहन तीनों ही स्पोर्ट्स में हैं और तीनों ही नेशनल लेवल प्लेयर हैं। मतलब हम थोड़ा दर्शकों से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये भी जाने कि आपके, जैसे आपने बताया कि आपके तीनों मतलब जो भी भाई बहन हैं, आप तीनों ही नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। तो मतलब किन किन क्षेत्र में आप खेल चुके हैं, क्या क्या उपलब्धियाँ आप तीनों भाई बहन ने हासिल किया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने नेशनल लेवल पे सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर खेला है। और मेरी बहन डाइविंग करती है, उसने भी नेशनल लेवल पे जूनियर नेशनल खेला है। और मेरा भाई है, वो तो मेरे साथ में ही सॉफ्ट टेनिस ही खेलता है, वो जूनियर नेशनल लेवल प्लेयर है और मेडलिस्ट भी है। जी, तो आपके जैसा मुझे लग रहा है कि आपके पूरे खानदान में कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की पूरी ऐसे खादान है।
लेकिन इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश सरकार ने जब आपको ये अवार्ड दिया था उसके बाद आपको कैश प्राइज़ भी मिला, इसके साथ ही आपसे ये भी वादा किया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद नौकरी का क्या हुआ? नौकरी आपके लिए आई या नहीं आई? कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई या नहीं आई? जैसे मतलब अवार्ड मिला 2016 में 2016 में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला स्पोर्ट्स डे वाले दिन 29 अगस्त को। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हुए, तो मतलब नेक्स्ट डे ही पेपर में आया कि सभी प्लेयर्स जिनको भी आज रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मण अवार्ड मिला, उन सभी प्लेयर्स को सरकारी नौकरी या फाइनेंशियल जो भी होगा सपोर्ट मिलेगा। अखिलेश यादव जी ने खुद बोला। तो फिर उसके बाद लेकिन इलेक्शंस आए तो उनकी सरकार चली गई। फिर उसके बाद बीजेपी आई। फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो ठीक है। हम बीजेपी की तरफ से कोई आपके पास कोई मदद नहीं आई? नहीं, मैं क्योंकि मेरा जो भी चीज़ें थी वो मैं कर रही थी कि हाँ अभी मैं मेहनत करती हूँ, फिर आगे चल के मेरी मेहनत देखी जाएगी और मुझे खुद ही सपोर्ट मिलेगा सब चीज़ों का। तो मैंने इसका स्टैंड नहीं लिया ना, मैंने किसी को बोला कि हाँ मुझे किसी की मदद चाहिए या कुछ भी। मैंने सोचा था कि मैं खुद से भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना आगे मैं बढ़ाई तो मैंने सोचा कि मैं आगे चल के भी खुद से ही कर लूँगी। लेकिन अब फिर जब मुझे कोई 4 साल तक मैंने वेट किया कि हाँ मुझे कोई सपोर्ट मिले, और मुझे ये भी यकीन है कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती अभी तो मेरी बिल्कुल हेल्प होती, पूरी हेल्प होती। बिल्कुल होती, क्योंकि जब तक उनकी सरकार थी तो उन्होंने मेरा मतलब उनका पूरा सपोर्ट मिला। और ये भी नहीं है कि मुझे ये बीजेपी सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उनसे भी मुझे सपोर्ट मिलेगा पूरा। ये तो आपकी तरफ से कोई पहल रही बीजेपी सरकार तक ये बात पहुँचाने की कि नहीं अभी तक फिलहाल? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे ताकि वो मेरी कुछ मदद कर सकें, कि मैं अपना भविष्य में आगे बढ़ सकूँ और मैं अपना भविष्य और मेरे छोटे भाई बहन दोनों का भविष्य बना सकूं। तो मुझे एक परमानेंट फाइनेंशियल चीज़ से मतलब हटना है कि वो मतलब ऐसा चीज़ नहीं लाना है मुझे कि वो चीज़ टेम्परेरी रहे, कि हाँ अभी कुछ टाइम के लिए मुझे इतनी हेल्प मिल गई है तो मैं हाँ इतना थोड़ा बहुत हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि परमानेंट चीज़ मिले, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर और मुझे फिर से बार बार ये स्टैंड ना लेना पड़े अपने लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपने भाई बहन को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। क्योंकि मेरे फादर की भी 2018 में डेथ हो चुकी है। उसके बाद मेरे घर में कोई भी जॉब नहीं कर रहा है, मैं ही सबसे बड़ी हूँ और मेरी बहन भी छोटी है, मेरा भाई भी छोटा है और भाई तो अभी 12th कर रहा है। तो कोई पॉइंट नहीं बनता है उसको कि उसको मैं बोलूँ कि जॉब करो तुम। और मतलब हम लोगों का भी पढ़ाई है और अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर पढ़ाई करेंगे और मेरे भाई और बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हाँ भाई जॉब करे या बहन जॉब करे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन जो मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार आपके लिए मदद करने के लिए आ सकती है, आगे आप भी पहल कर रही हैं, हर एक चीज़ एक लेवल पे सही है, लेकिन अगर हम बात करें आपके फैमिली की, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पिताजी का निधन हो गया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन उसके बाद से आपने चीज़ें कैसे मैनेज करी? क्योंकि आपकी स्टडी भी होगी साथ साथ में और इसके साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती होगी, आपके बहन भाई की भी प्रैक्टिस होती होगी, उनके भी स्कूल कॉलेजेस चलते होंगे, तो इसके साथ और आपने जैसा बताया कि आपकी मम्मी की भी तबीयत खराब है, तो आपने मैनेज कैसे किया उसके बाद से? उसके बाद से मतलब जैसे कि मेरे सर हैं, उन्होंने बोला कि बेटा तुम हमसे बोला कि बेटा तुम यहाँ आ जाओ, यहीं पे आके प्रैक्टिस कर वो कोचिंग दे दो तो उससे तुम्हारी अर्निंग निकल जाएगी। तो मैं बोला कि तो मेरे जो सर है कमलेश सर हैं, उन्होंने खुद बुलाया अपनी एकेडमी। तो फिर मेरे भाई ने ज्वाइन किया वो एकेडमी। इतनी छोटे एज होने के बाद भी उसने एकेडमी ज्वाइन किया कि हाँ घर का कुछ खर्च वर्च जो भी है वो निकल है, लेकिन उसमें भी इतना नहीं हो पाता है। और अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे तो सभी कुछ बंद हो गया, तो अब जाके जो और दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तो अब ना मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम अपनी इस कॉलेज की फ़ीस दे पा रहे हैं, ना हम स्टेडियम का कुछ कर पाएंगे। तो मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम आगे कैसे बढ़ें। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत नहीं सही रहती है, ना मेरी मम्मी कहीं काम करने जा सकती हैं, ना अभी हम लोग को मतलब मेरे भाई और बहन को भी पढ़ाई करनी है, तो जो भी करना है सब हमें ही करना है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये भी है कि जैसा हम जब छोटे होते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि तुम 10th कर लो 12th कर लो, लेकिन आपके मन में इस फील्ड में मतलब सॉफ्ट टेनिस में जाने का मतलब कैसे आया कि मुझे सॉफ्ट टेनिस में जाना है? हमें भी मतलब ये कोई आइडिया नहीं था कि हमें यहाँ पे खेलने को मिलेगा या इतने अच्छे लेवल पे हम आएंगे। वो सब मतलब पूरा जितना भी इसका श्रेय है सब मेरे फादर को जाता है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे फादर लेके गए थे मैं केडी सिंह। वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है लॉन टेनिस में। तो हमने बोला कि ठीक है। फिर वहाँ पे जो सर हैं मेरे अनिल सर, उन्होंने देखा हमें, फिर बोला कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर कुछ टाइम फिर 2-3 बार और गए उनके पास कि हाँ सर एडमिशन। फिर उन्होंने एडमिशन लिया। फिर उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ, हमें बहुत प्रैक्टिस कराई हर चीज़, मतलब फिर टूर्नामेंट्स उन्होंने खिलाए। फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है, तो उन्होंने अच्छे लेवल पे हमें भेजा बाहर खेलने। फिर मतलब उसका रिज़ल्ट भी उन्हें मिला, तो उन्हें पता चला कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। आप इंटरनेशनल के लिए भी जाने वाले थे? हाँ, इंटरनेशनल का मौका आया। मेरे सर हैं दीपक सर हैं, उन्होंने बोला कि बेटा ये मैच है, तुम्हें जाना होगा तो तुम बता देना, मैं तुम्हारा नाम दे दूँगा। लेकिन फिर घर पे आए तो फिर बात हुई, और बात होने के बाद पता चला कि नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी हैं तो ना हमने फिर सर से कुछ भी बोला। वो क्या रकम रही होगी जिसकी वजह से आप नहीं जा पाए इंटरनेशनल के लिए? वो 90,000 अराउंड होती है। अब मेरा एक ये छोटा सा सवाल ये भी है कि मतलब जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, जब अगर उन्हें बाहर जाना होता है या किसी स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे, तो उन्हें पूरी तरीके से हेल्प की जाती है। तो आपके लिए वो हेल्प नहीं आई कहीं से? नहीं, कहीं से भी कुछ हेल्प। और सॉफ्ट टेनिस में मतलब क्योंकि आप हैं तो इस गेम में आने के लिए क्या हेल्प किस तरीके की हेल्प आपको कभी मिली या फिर नहीं मिल पाई? जब क्या कभी अफसोस हुआ कि मेरे को सॉफ्ट टेनिस नहीं क्रिकेट या किसी और चीज़ में जाना चाहिए था? नहीं, अफसोस तो नहीं हुआ, पर ये भी था कि हाँ अब आए हैं इस फील्ड में, हम जिस फील्ड में हैं, जो गेम हम खेल रहे हैं वो गेम खेलना ही है, और उसमें हम इतना अचीव भी कर रहे हैं। तो मतलब ये कहते ही हैं सब कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आगे चल के फिर जो भी चीज़ें हुई, टेनिस खेला। फिर टेनिस खेलने के बाद फिर ये जब रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए नाम आया, तो नो डाउट मैंने और मेरी फ्रेंड जिनको मेरे साथ में अवार्ड मिला, तो उन्होंने साथ में बोला कि ऑन द स्पॉट अखिलेश यादव जी से बोला कि सर हमारा गेम गवर्नमेंट में नहीं है। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही वो मान्यता दिलाई हमारे गेम को। तो वो बहुत अच्छी बात है। वो कैसी भावना रही होगी? वो कैसा फील हुआ होगा उस टाइम आपको? मतलब हमें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मतलब उन्होंने हमारी बात सुन के वो चीज़ एग्जीक्यूट करी। तो जब अगर हम उन्हें कुछ बोलेंगे इन फ्यूचर आगे चल के, तो वो भी बात हमारी पूरी होगी। लेकिन फिर जब कुछ टाइम बाद इलेक्शंस हुए तो उनकी सरकार चली गई। फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हाँ चलो कुछ टाइम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा हमारा, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ ये प्रॉब्लम फेस करेंगे आगे चल के। बट अभी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमने स्टैंड लिया है। वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था कि हाँ हम ये भी करेंगे, ऐसा मतलब अपने लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि हाँ हम कर सकते हैं खुद से। लेकिन अभी जब अभी ये ऐसा टाइम आ गया है कि नहीं हो पा रहा है, तब जाके हेल्प के लिए बोल रहे हैं। जैसा हमने पढ़ा आपके बारे में, तो आप अहमदाबाद गई हुई हैं, आप चेन्नई गई हुई हैं, आप हज़ारों जगह गई हुई होंगी आप अपने खेल के प्रतिभा को दिखाने के लिए।
तो उस टाइम आपका क्या अनुभव रहा है, मतलब उस टाइम आपने किस तरीके से फील किया, उस मोमेंट को आपने कैसे एंजॉय किया? हमें जब मतलब मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था चंडीगढ़ में सब जूनियर 2010 में। तो पहले जब सिलेक्शन हुआ हमारा, तो हमें नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर जब सर ने नाम अनाउंस किया कि हाँ सिमरन भारती यू आर ऑल्सो इन अ नेशनल टीम, तो वो मोमेंट बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था कि हाँ इतना टाइम वेट करने के बाद, इतना टाइम मतलब देने के बाद चलो अब एक शुरुआत हुई है, नेशनल खेलने का मौका मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब मेरे पापा भी बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे इनफैक्ट, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे साथ मेरे पापा ने की है, सबसे ज़्यादा मेहनत। मतलब हमेशा चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, बारिश हो रही हो, वो खड़े रहते थे, हमेशा खड़े रहते थे हमारे लिए। हर तरह से स्टैंड लेते थे हमारे लिए कि हाँ हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे। बट अभी जब वो नहीं है हमारे साथ, तो उसकी कमी हमें बहुत ज़्यादा लगती है। अभी तक हमने जो भी सुना वो आपकी जीवनी के बारे में था, उसमें अच्छे मोमेंट्स भी हैं आपके और कहीं ना कहीं बुरे मोमेंट्स भी हैं, ये सब ज़िंदगी का एक फेस है। तो अब जो भी स्थिति है, इस स्थिति में आप सरकार से या उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारें रहें चाहे फ्यूचर में, उनसे आप उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे बाकी स्टेट्स में देखा है मैंने, और भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो वहाँ पे प्लेयर्स को या जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं उन सबको ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे अपने फील्ड में। मतलब भले ही वो स्पोर्ट्स हो या कोई और फील्ड हो, सभी बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में होने के बाद हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे मतलब अगर हमें भी उस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और मेरे साथ में जो भी आगे बढ़ना चाहते, जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं वो आगे बढ़ना चाहते, तो बढ़ सकते हैं और काफ़ी लोग आ सकते हैं। मतलब अपना जिनका जो भी टैलेंट है, से टैलेंट को दिखा सकते हैं। हाँ टैलेंट दिखा सकते हैं अपना। तो मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर एक परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो उससे मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश का और अपने भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, हमारे साथ ही सिमरन भारती, जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपने सॉफ्ट टेनिस गेम को प्रेजेंट किया है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से इन्हें रुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं और इसका एक उदाहरण हमारे सामने आज बैठे भी थे। लेकिन आगे क्या होता है, उनके जीवन में आगे कोई मदद मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम बस इतना दरखास्त करेंगे कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पहल ज़रूर उठाया जाए। देखते रहें विश्व वार्ता टीवी।